नमस्कार। महामना परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थी जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनके सामने बायोलॉजी का एक टेस्ट पेपर है। ये इसमें कुल 135 प्रश्न हैं। इसको लेकर के उपस्थित हूँ। अगर कहा जाए तो ये एक प्रकार से मास्टर वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि ठीक ठाक समय लगेगा इसको सॉल्व करने में और हर एक प्रश्नों के एग्जैक्ट आंसर्स जानने के दौरान हम लोग इन प्रश्नों से जुड़े हुए कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बात करेंगे। तो महज देखने को कहने को ये 135 प्रश्न है, लेकिन इससे काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा। और विश्वविद्यालय स्तर की जो परीक्षा है, BHU प्रवेश परीक्षा हो चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और इसके अतिरिक्त SSC लेवल का जो एग्ज़ाम है UPSSC हो गया, बाकी UPSC प्रीलिम्स में भी इन प्रश्नों का समावेश होता है। तो आप अंत तक वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है अपना ध्यान केंद्रित करके। और हमें उम्मीद है कि ठीक ठाक प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। आपको भी देखने से लगेगा। एक बार मैं दिखा देता हूं प्रश्नों को आपको। ये 1 से लेकर के 135 प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, लिखा है बैठ करके खूब अच्छे से। यहाँ हम लोग तैयारी कराते हैं BHU प्रवेश परीक्षा के लिए। तो ये बच्चों को टेस्ट पेपर जो प्रोवाइड होता है, तो कई लोग मिल करके पेपर तैयार करते हैं, अपना अपना क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। आप राइटिंग देख करके समझ पा रहे होंगे कि कई लोगों ने मिल करके इसे लिखा है। 1 से अधिक लोगों ने तो मिल करके लिखा ही है इसको। और प्रश्नों का जो स्तर है वो ठीक ठाक है, वो परीक्षा के लिहाज से ही चुना गया है। ये देखिए, आपको तीसरी राइटिंग देखने को मिल गई होगी। तो टीम में काफ़ी लोग हैं और सारे लोग BHU से हैं और BHU से कर रहे हैं, MI कर रहे हैं। ठीक ठाक पोजीशन है जिनकी। कुछ छात्र ऐसे हैं जो UPSC की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनका भी एक योगदान रहता है। वो भी पेपर बनाने के दौरान उनका भी सजेशन होता है, क्वेश्चन सिलेक्ट करके देना, चाहे क्वेश्चन के बारे में बात करना। तो आप देख रहे होंगे कि ठीक ठाक प्रश्नों का स्तर है और संख्या जो है वो ठीक है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बायोलॉजी के ठीक ठाक प्रश्न आप परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो आप करने में सक्षम होंगे। 135 प्रश्न है, तो कुल 12 पेज है इसमें। पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। आपको बस ध्यान अपना बनाए रखना है। अगर आपको कोई प्रश्न महत्वपूर्ण लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप पेन पेपर ले करके बैठे हैं तो लिख भी सकते हैं। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार आपसे पूछ देता है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन, तो वो एंथोलॉजी कहलाता है। ये जो पीडोलॉजी है, ये मिट्टी मृदा का अध्ययन जो है उसको पीडोलॉजी कहते हैं। बाकी प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ स्पर्मोलॉजी में शुक्राणुओं का अध्ययन होता है। प्रश्न नंबर 2 जो है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो माइकोप्लाज्मा। जो ये माइकोप्लाज्मा है वो सबसे छोटा जीव होता है। ये जो ईस्ट है, ये ब्रेड को, रोटी जो ब्रेड होती है उसको मुलायम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ईस्ट को खमीर भी बोलते हैं हिंदी में, खमीर, ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 3 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? बार बार पूछता है, कहीं आपको मटर दे देगा, फली दे देगा। मतलब जो दलहन फसलें हैं मैक्सिमम वही होती हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होती हैं। भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। जिस भी खेत में इनकी बुआई होती है तो उस खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन ऐसा माना जाता है कि मृदा के लिए सबसे अच्छा तत्व है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 जो है उसका जो सही जवाब है वो फली, यानी जो फलीदार जो पौधे हैं, मटर, चना, ये सब, ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक फसलें हैं।
प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? जीवाणु से कौन सा रोग? इन 4 विकल्पों में से कौन सा रोग ऐसा है जो बैक्टीरिया से होता है? तो इसका सही जवाब है तपेदिक, जिसे आप टीबी बोलते हैं, ट्यूबर क्लोसिस। ये टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होता है, पीलिया जो है वो वायरस से होता है, चेचक भी वायरस से होता है, तो तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया से होता है। प्रश्न नंबर 5 है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और मैक्सिमम लोग इसका आंसर सही ही करते हैं। तो 5वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो लैक्टोबैसिलस। ये जो जीवाणु है, कहीं कहीं प्रश्न आपको देगा तो उसमें ये नाम नहीं देगा, वो विषाणु जीवाणु ऐसे करके देगा, तो वहाँ जीवाणु ही वो कारण होता है जिसके कारण दूध से दही बनती है, दही बनता है। दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है, दही बनती है नहीं कहेंगे, दही बनता है। प्रश्न नंबर 6 है, सरगासो समुद्र का नाम किसकी वजह से पड़ा? ये अटलांटिक महासागर में सरगासो है, समुद्र है, मतलब पार्ट है समुद्र में ही, तो इसका थोड़ा कलर चेंज है, देखेंगे कि लाल कलर का है। ये अटलांटिक महासागर में है। ये कभी कभी पूछता है कि ये सरगासो समुद्र कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में है। तो वहाँ पे क्या है, उतने हिस्से में समुद्र का जो रंग है वो लाल है, तो किसके कारण है? तो ये इसका जो सही जवाब है शैवालों के कारण। इसका जो नाम है वो शैवालों के कारण पड़ा। शैवालों की वजह से उस विशेष हिस्से का जो जल है वो लाल रंग का होता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक तना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसका सही जवाब होगा आलू। आलू जो है वो तना, हम लोग आलू जो खाते हैं वो तना खाते हैं, पौधे का जो तना भाग है वही होता है आलू, उसी को हम खाते हैं। बाकी जो आप देखेंगे गाजर हो, शकरकंद हो, मूली हो, ये सब जड़ है, जड़। आगे प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन एक कीटाहारी पादप है? तो इसका सही जवाब है घटपर्णी। ये एक प्रकार का कीटाहारी, मतलब कीट का भक्षण करने वाला, कीट से ये अपना पालन पोषण करता है। होता क्या है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो खुली रहती हैं, काफ़ी संवेदनशील पत्तियां होती हैं, ये खुली रहती हैं। जब भी कोई कीट उन पर बैठता है तो वो पत्तियां अपने आप बंद हो जाती हैं और इस प्रकार ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण करते हैं। तो घटपर्णी जो है वो कीटाहारी पादप है। नागफनी ये मरुस्थली पौधा है। ये नाइट क्वीन जो है वो रात रानी बोलते हैं, रात में काफ़ी महकने वाला पौधा है रात रानी। माफ़ करिएगा, ये बार बार लॉक वाला सिस्टम परेशान कर रखा है, माफ़ करिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 9 है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? काफ़ी सूक्ष्म अंतर है विकल्पों में, आप देखेंगे तो यहाँ गलती नहीं करनी है। जो कॉफ़ी है वो पौधे के बीजों से प्राप्त की जाती है। कहवा नाम का एक पौधा होता है, उसके बीजों से कॉफ़ी बनाई जाती है। और भारत में यदि बात की जाए कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है। तो कॉफ़ी हो, रेशम हो, इन सोना हो, इनके उत्पादन के मामले में जो कर्नाटक है वो प्रथम स्थान पर है भारत के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो जो सोयाबीन है, ये सारे के सारे प्रोटीन के ही स्रोत हैं, लेकिन किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो सोयाबीन में। आगे प्रश्न नंबर 11 है, ये श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? कोविड का समय है, काफ़ी लोग परिचित हो गए होंगे श्वसन मापन का जो यंत्र है उससे। तो इसका सही जवाब जो है रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर जो है वो श्वसन मापी यंत्र होता है। आगे प्रश्न नंबर 12 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन में यही होता है कि वाष्प का उत्सर्जन होता है, जलहानि होती है। जल जो है वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो जल की हानि ही हो रही है। आगे प्रश्न नंबर 13 है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है?
तो इसका सही जवाब है जो कैटरपिलर। जो कीट होते हैं उनकी तमाम अवस्थाएं होती हैं, जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं तो कई अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, उसी प्रकार से एक कीट की अवस्था होती है कैटरपिलर। ये सबसे ज़्यादा इस अवस्था में जो कीट होता है सबसे ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाता है। टिड्डा वर्ग का जो जीव होता है, जो कीट होता है, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे फसलों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाला कीट है वो टिड्डा है। हाल फिलहाल में वो चर्चा में भी रहे जब पाकिस्तान से वो भारत पहुंचे थे, काफ़ी नुकसान पहुंचाया था उन्होंने फसलों को। प्रश्न नंबर 14 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मूंगफली। टिक्का रोग जो है पूछता है परीक्षाओं में, फसलों के रोग जो हैं बार बार पूछता है, तो टिक्का रोग जो है मूंगफली से संबंधित है। आगे प्रश्न नंबर 15 है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो अपने ही देश, अपने भारतीय मूल के ही वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना। इन्होंने ही सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। आगे प्रश्न नंबर 16 है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है राइबोसोम। ये 3 विकल्प जो हैं काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं इनसे। एक तो आप जान ही चुके, प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं इसको, राइबोसोम। लाइसोसोम जो है इससे, और ये विकल्प नंबर जो सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आगे प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। पत्तियों को हरा रंग कौन देता है? बायोलॉजी का सबसे अच्छा प्रश्न है ये। पत्तियों को हरा रंग कौन देता है? तो इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट। जो पर्णहरिम होता है, एक क्लोरोफिल होता है, तो बात वही हो रही है कि पत्तियों को जो हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट देता है। कहीं कहीं आपको पर्णहरिम दे देगा हिंदी में। बायोलॉजी में यही चीज़ है कि आपको हिंदी शब्द के साथ साथ उसका अंग्रेजी शब्द भी, जो अंग्रेजी टर्म है वो भी मालूम होना चाहिए। लैटिन वर्ड होते हैं ये, तो परीक्षा में कभी कभी आप जानते हैं लेकिन अगर अंग्रेजी वाला वर्ड नहीं जानते हैं तो आप गलती कर देंगे, या फिर अंग्रेजी वाला जानते हैं, हिंदी वाला नहीं जानते हैं तो आप गलती कर देंगे। तो क्लोरोप्लास्ट दे देगा, क्लोरोफिल दे देगा, या फिर पर्णहरिम। इसके कारण ही पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है। आगे प्रश्न नंबर 18 है। निम्न में से कौन पर्यावरण का अजैव घटक है? तो इसका सही जवाब है जल। पर्यावरण में 2 प्रकार के 2 घटक हैं पर्यावरण के, एक जैव और एक अजैव। आप देखेंगे ये जो जीवाणु, क्लोरेला, ये मानव, ये क्या है? जैव घटक हैं। और ये जो जल है, जैव का मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, जो सांस ले सकता है, जो चल सकता है, जिसको पोषण के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो भोजन करता है अर्थात श्वसन करता है, तो वो जैव घटक है। और जो अजैव घटक है, जल जो है वो अजैव घटक है। आगे प्रश्न नंबर 19 है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? कहने का मतलब यह है, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है कि उस पारिस्थितिक तंत्र में तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, तमाम जीवधारी शामिल होते हैं, पौधे शामिल होते हैं। तो ये सबसे विशालतम जो पारिस्थितिक तंत्र है वो जलमंडल है। कहीं कहीं आपको महासागर देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जलमंडल या महासागरीय भाग जो है महासागर है। आगे प्रश्न नंबर 20 है। निम्न में से कौन मुख्य वायु प्रदूषक है? आप कभी कभी CO2 मार देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मुख्य वायु प्रदूषक है वो ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर कार की वजह से ये वायु में मिल जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और काफ़ी हद तक वायु को प्रदूषित करती है। प्रश्न नंबर 21 है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऊतक से।
ऊतकों का अध्ययन जो है हम हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऊतकों के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। आपसे प्रश्न करता है कि ऊतक किससे बनते हैं, तो ऊतक प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन जो है वृद्धि में सहायक होता है, और वृद्धि कैसे होती है, जब ऊतकों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 22 है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। वीडियो बहुत स्लो है, यदि आप चाहें अपनी सुविधा के लिए तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय लगने वाला है। आप वीडियो को पॉज करके कुछ देर रेस्ट करके फिर से इसको देख सकते हैं कंटिन्यू करके। तो प्रश्न नंबर 22 है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत हम घाव का अध्ययन करते हैं। जो चोट लगता है उसका अध्ययन किया जाता है ट्रोमेटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी में आप देखेंगे कि कैंसर का अध्ययन होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि घाव का जो अध्ययन कहलाता है वो ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 23 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं। तो इसका सही जवाब है चेचक। चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। आगे प्रश्न नंबर 24 है, रेशम पालन क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम पालन कहलाता है। हार्टिकल्चर जो है वो बागवानी से संबंधित है। पीसीकल्चर जो है वो मछलियों से संबंधित है। एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। आगे प्रश्न नंबर 25 है, बार बार ये समस्या सामने आ रही है। प्रश्न नंबर 25 है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है डेमोग्राफी। थोड़ा सा भी भूल नहीं करना है यहाँ। जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी के अंतर्गत होता है। इसको यहाँ लेते आएंगे तो समस्या नहीं होगी। आगे प्रश्न नंबर 26 है, खसरा रोग का कारक क्या है। तो इसका सही जवाब है विषाणु। खसरा रोग जो होता है वो पशुओं में होता है, और इसका जो कारण है वो विषाणु होता है। प्रश्न नंबर 27 है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यदि कमी हो, किसकी कमी से ऐसा होता है। तो इसका सही जवाब है विटामिन डी। रिकेट्स जिसको बोलते हैं, सूखा रोग। सबसे अच्छा स्रोत है जो वो सूर्य का प्रकाश है, मछली का तेल है। मछली का जो यकृत होता है वो विटामिन डी का सर्वाधिक अच्छा स्रोत है। आगे प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। किसकी वजह से पोलियो होता है। तो पोलियो जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, विषाणु की वजह से। आगे प्रश्न नंबर 29 है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। पूछता है कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब है यकृत। जो लीवर है आपका वो पीलिया के कारण संक्रमित होता है। आगे प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। यहाँ पीलिया हम देखते हैं गांव में कि जब पीलिया हो जाता है तो लोग घबराते बहुत ज़्यादा नहीं हैं। पीलिया में क्या करते हैं कि गन्ने का रस काफ़ी फायदेमंद होता है, मूली और हरी पत्तेदार सब्जियां काफ़ी फायदेमंद होती हैं। तो आगे प्रश्न नंबर 30 जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कोबाल्ट 60। इसका प्रयोग जो है कोबाल्ट 60 का उपयोग जो होता है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग, फास्फोरस 32 कर देते हैं, तो गलती नहीं करना है। 31 नंबर का प्रश्न है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वृद्धि, उनमें वृद्धि हो, बढ़ें। नहीं बढ़ेंगे बौने हो जाएंगे, हड्डियाँ मुड़ जाएंगी इधर उधर, मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो प्रोटीन है।
क्योंकि प्रोटीन जो है वो वृद्धि में सहायक होता है। आगे प्रश्न नंबर 32 है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, ये छिली हुई सब्जियों को यदि आप धो देते हैं तो वो निकल जाता है। तो प्रयास करना चाहिए कि सब्जियों को छीलने से पहले ही धो लीजिए। थोड़ा सा 1-2 बार अधिक धो लेंगे, उसके बाद छीलिए। इससे क्या होगा कि विटामिन सी बचा रहेगा, और विटामिन सी हम लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी विटामिन है। इससे त्वचा संबंधित रोग नहीं होते हैं। मसूड़ों में जो आप स्कर्वी नामक रोग होता है, विटामिन सी की कमी से दांत में, मसूड़ों में खून आना, वो नहीं होगा। आगे प्रश्न नंबर 33 है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? पुरुष ही नहीं, किसी में भी क्या हो जाता है? तो इसका सही जवाब है अरक्तता। अरक्तता हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। प्रश्न नंबर 34 है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ध्यान में रखेंगे, ये पीछे हम लोग कर चुके हैं। कोबाल्ट 60 ये कैंसर के उपचार में सहयोगी होता है। तो ये विटामिन B2 जो है, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 35 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीना माता रोग का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है पारा। पारा का जो साइन होता है, प्रतीक जो होता है, Hg होता है। तो मीना माता रोग का कारण क्या है? पारा होता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आगे प्रश्न नंबर 36 है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? घेंघा रोग में गले में सूजन हो जाती है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। नमक में आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है इसी रोग से बचाव के लिए। तो आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो ये घेंघा रोग काफ़ी खतरनाक रोग है। वायरस के कारण ही होता है घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से। 37 नंबर का प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? मतलब प्रश्न का आशय यह है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो है वो पीले सफ़ेद रंग का होता है। तो इसका सही जवाब है केसीन के साथ साथ कैरोटीन। केसीन के साथ कैरोटीन। ध्यान में रखेंगे, गाय का जो दूध होता है पीले सफ़ेद रंग का होता है, किसकी उपस्थिति के कारण? केसीन के साथ साथ कैरोटीन के कारण। आगे प्रश्न नंबर 38 है, BMD परीक्षण किया जाता है, किसकी पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑस्टियोपोरोसिस का परीक्षण करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 39 है, छोटी माता जिसको आप चिकन पॉक्स बोलते हैं, किसके द्वारा पैदा की जाती है? मतलब इसका कारक क्या है? तो इसका सही जवाब है DNA विषाणु द्वारा। मैक्सिमम बार प्रश्न यही करता है, इसको चेचक भी बोलते हैं। चेचक किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। आगे प्रश्न नंबर 40 है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का ही नाम है, ध्यान में रखेंगे इसको। हीमोग्लोबिन, रक्त में लौह की उपस्थिति होती है, हीमोग्लोबिन में लौह पाया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 41 है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 4000 कैलोरी। 4000 कैलोरी की दैनिक ऊर्जा चाहिए होती है एक पुरुष जो कठोर परिश्रम करता है, एक मजदूर कह सकते हैं इसको, श्रमिक या मजदूर। ठीक। आगे प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ध्यान में रखेंगे, 2 ही विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील हैं, बाकी सब वसा में घुलनशील हैं, B और C। तो आपका विकल्प नंबर जो दूसरा है B, उसी में विटामिन B जो है, ये विटामिन जो है पानी में द्रव में घुलनशील है। आगे प्रश्न नंबर 43 है, अधिरक्तस्राव क्या है? तो इसका सही जवाब है एक आनुवंशिक विकार, ये जेनेटिक्स होता है अधिरक्तस्राव, ध्यान में रखेंगे इसको।
हीमोफीलिया शायद बोलते हैं इसको। इसमें आप देखेंगे कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। आगे जैसे होता क्या है कि कुछ रोग जन्मजात होते हैं और कुछ रोग जो होते हैं उपार्जित होते हैं, तो ये जन्मजात रोग है। आगे प्रश्न नंबर 44 है, HIV क्या है? HIV जो है वो विषाणु रोग है। जो HIV है ये विषाणु के कारण होता है। आगे प्रश्न नंबर 45 है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1981 में एड्स देने वाले वायरस की पहचान हुई थी। ये किसी बंदर में ही पाया गया था। एड्स का सर्वप्रथम जो HIV का विषाणु था वो किसी बंदर में पाया गया था, तो वर्ष 1981 में इसकी पहचान हुई थी। आगे प्रश्न नंबर 46 है, प्लेग किसके कारण फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? तो इसका सही जवाब है जीवाणु। जीवाणु के द्वारा प्लेग फैलता है। पहले चूहों के मरने पर प्लेग फैलता था और गांव में तो ये काफ़ी ज़्यादा बार हुआ है। प्लेग फैलने वाली घटना बहुत ही भयावह दृश्य उत्पन्न हो जाता था। लोग मरने लगते थे और लाशों को उठाने के लिए कोई नहीं मिलता था। तो प्लेग ध्यान में रखेंगे, प्लेग जीवाणु के कारण फैलता है। आगे प्रश्न नंबर 47, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? नवजात मतलब जो अभी अभी उत्पन्न शिशु है उसको सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो इसका सही जवाब है दूध। दूध को संपूर्ण आहार बोला गया है और माता का दूध सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम से कम 6 महीने तक तो बच्चे को, जो नवजात शिशु है, उसको माता का ही दूध पीना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 48 है, थोड़ा सा प्रश्न स्पष्ट नहीं लिखे हैं, इसके लिए हमें खेद है और माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यदि आप सुनते भी रहे तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी और श्रेयस्कर साबित होने वाला है ये वीडियो। प्रश्न नंबर 48 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिनों का रासायनिक नाम पूछता है, तो आप बुक से प्रयास करें कि सारा एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें, देख लें। तो प्रश्न नंबर 48 जो है इसका सही जवाब है टोकोफेराल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है ये टोकोफेराल है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, इस प्रकार के रोग होते हैं। आगे प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? रक्त का थक्का जमने में सहायक, रक्त के स्कंदन में सहायक। स्कंदन का मतलब वही है थक्का जमना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये विटामिन ई, विटामिन के रक्त के स्कंदन में ये कार्य करता है। आगे प्रश्न नंबर 50 है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। आपके ब्रश इत्यादि में भी कैल्शियम की मात्रा मिलाई जाती है। प्रश्न नंबर 51 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है पोटेशियम। भारत में तो इसकी बहुत ही कमी है, लेकिन वो किसके संदर्भ में? उर्वरक बनाने इत्यादि के काम भी आता है पोटेशियम। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ये जो खनिज है ये आवश्यक है, पोटेशियम। ध्यान में रखेंगे। पोटेशियम का जो सूत्र होता है, जो साइन होता है, वो शायद के होता है। आगे प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है, अगर विकल्पों की बात करें तो इसका सही जवाब है शैवाल। शैवालों में ठीक ठाक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। शैवाल जो होते हैं समुद्र में होते हैं, चाहे नदी में, लेकिन मैक्सिमम इनकी जो संभावना है वो शैवालों की समुद्र में इनकी उपस्थिति है, तो वहाँ आयोडीन का ये सर्वोत्तम स्रोत बन करके हमारे सामने उभरते हैं। आगे प्रश्न नंबर 53 है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मतलब किसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है? शरीर में किसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, इन तीनों के तीनों, अर्थात विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे प्रश्न नंबर 54 है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब है आयरन।
जो पालक का पत्ता होता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाए जाते हैं। इस वजह से पालक का सेवन करना चाहिए। इस शरीर में पूछता है कि शरीर में कौन सी धातु पाई जाती है, तो शरीर में आयरन धातु पाई जाती है। प्रश्न नंबर 55 है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियां, बात यही हुई है, हरी सब्जियां। तो हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, इससे आपको फाइबर और आयरन ठीक ठाक मात्रा में प्राप्त होते हैं और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होती हैं हरी सब्जियां। आगे प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? एनीमिया, देखिए लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आगे प्रश्न नंबर 57 है, हैजा का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है जीवाणु। जो हैजा होता है वो जीवाणु के कारण होता है। आप देखेंगे कि हैजा जो होता है प्रदूषित जल के सेवन से, प्रदूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से हैजा होता है। आगे प्रश्न नंबर 58 है, एलिसा परीक्षण, एलिसा जांच, एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है शायद 1 दिसंबर को। आगे प्रश्न नंबर 59 है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो प्रश्न नंबर जो 59 है, तो इसमें फ्लोराइड मिलाया जाता है क्षय से बचाने के लिए। सबसे ऋणावेशित तत्व पूछता है परीक्षाओं में, तो फ्लोरीन होता है। सबसे भारी धातु पूछता है ऑस्मियम्स। प्रश्न नंबर 60 है, कैप्सूल, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये आ गया है आपके सामने। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब है स्टार्च का। कुछ लोग सेल्यूलोज मार देते हैं, लेकिन नहीं, स्टार्च का बना होता है आपका जो कैप्सूल का बाहरी आवरण होता है। ज़रूर आप सभी ने कैप्सूल का सेवन किया होगा। तो जो बाहरी आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा एनर्जी प्रदान करती है? तो प्रश्न नंबर 61 का जो सही जवाब है ग्लूकोज। प्रश्न एक पूछता है कि एथलीट जो होते हैं उनको तत्काल एनर्जी देने के लिए क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट अर्थात ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, ये तत्काल एनर्जी देता है। एक और प्रश्न करता है कि जो एथलीट होते हैं, चाहे धावक होते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द किसके जमाव से होता है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। प्रश्न नंबर 62 जो है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है mg प्रति डेसीलीटर में। ध्यान में रखेंगे, mg के प्रति डेसीलीटर में। प्रश्न नंबर 63 है, प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं लिखे हैं, इसकी वजह से आपको समस्या हो रही होगी। प्रश्न नंबर 63 है, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 42%। 42% प्रोटीन का प्रतिशत होता है सोयाबीन में। प्रश्न नंबर 64 है, शाकाहारी सबसे अधिक प्रोटीन किससे पाते हैं? तो इसका सही जवाब जो है दालों से। दालों और दूध में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन प्राप्त करते हैं शाकाहारी वर्ग के लोग, वो दालों से प्राप्त करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन। विटामिन जो होते हैं वो प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं, रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 66 है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो इसका सही जवाब है यकृत में, लीवर में विटामिन ए भंडारित होता है। आगे प्रश्न नंबर 67 है, थायमीन क्या है? किस विटामिन का नाम है थायमीन? प्रश्न का मतलब ये है। तो विटामिन B1 का जो नाम है वो थायमीन है। आगे प्रश्न नंबर इसमें विटामिन सी का नाम आपसे पूछता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 69 है, 69 के पहले 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन में किसमें कोबाल्ट होता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन B12 जो है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है।
आगे प्रश्न नंबर 69 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अगर प्रश्नोत्तर के दौरान अगर कहीं भी कोई भूल होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन करेंगे। प्रश्न नंबर 69 जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी इसके बारे में बात हुई है, एस्कॉर्बिक एसिड। आगे प्रश्न नंबर 70 है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन ए। बहुत लोग कंफ्यूज होकर के विटामिन सी कर देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान में रखेंगे कि जो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला जो विटामिन है वो विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 71 है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। इसके बारे में बात किया जा चुका है पहले ही। विटामिन डी जो है मछलियों के यकृत के तेल से और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है और इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 72 है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की जो नसबंदी होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुषों में भी जो नलबंदी होता है उसको वैसेक्टोमी कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 73 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 74 है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। आगे प्रश्न नंबर 75 है, मादा जनन हार्मोन क्या है? तो एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सारे के सारे मादा जनन हार्मोन हैं। तो इसका सही विकल्प जो होगा डी होगा। प्रश्न नंबर 76 है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो एड्रीनेलिन जो है ये लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। एड्रीनेलिन, शरीर में हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो प्रश्न नंबर 77 है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब है गला। गले में ही होता है वो गलाघोटू रोग, घेंघा रोग जिसे बोलते हैं आयोडीन की कमी से। तो ये थायराइड जो ग्रंथि है अगर ये ठीक ठाक कार्य कर रही है तो आप समझिए कि गलाघोटू रोग जो घेंघा रोग है वो नहीं होगा। प्रश्न नंबर 78 है, महिलाओं में ज़्यादा ये देखने को मिलता है, थायराइड से रिलेटेड जो भी डिजीज हैं वो महिलाओं में। प्रश्न नंबर 78 है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो वो जो जबड़ा होता है, जबड़े की जो पेशी होती है वो सबसे अधिक शक्तिशाली पेशी होती है मनुष्य की। प्रश्न नंबर 79 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो लोग लगेंगे इधर उधर दिमाग लगाने, लेकिन ध्यान में रखेंगे यहाँ गलती क्या करते हैं, यकृत कर देते हैं जवाब, लेकिन वो सबसे बड़ा अंग नहीं है। जो सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। आप देखेंगे शरीर का जो पूरा का पूरा मतलब शरीर है वो त्वचा से ढका हुआ है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो चमड़ा है। आगे प्रश्न नंबर 80 है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक यानी किसके कारण मानव जो है उसकी त्वचा का रंग मतलब निर्धारित होता है? तो इसका सही जवाब है मेलानिन। मेलानिन की उपस्थिति के कारण हमारी त्वचा का रंग निर्धारित होता है। आगे प्रश्न नंबर 81 है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 20। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। प्रश्न नंबर 82 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क का वजन पूछा जा रहा है तो 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क। आगे प्रश्न नंबर 83 है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, एग्जैक्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे प्रश्न नंबर 84 है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। इसकी लोहे की कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है हमारे शरीर में। 85 नंबर का प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो इसका सही जवाब है अस्थिमज्जा।
अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 86 है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब है प्लीहा। ध्यान में रखेंगे, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ मृत हो जाती हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं यहाँ आकर के मृत हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 87 है एंटीजन, यहाँ गलत हो गया है, प्रतिरक्षी बोलते हैं। एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ाता है। शरीर में रोग होता है, रोग क्यों होता है? बाहरी जो तत्व हैं, कारक हैं, वो जब शरीर को प्रभावित करते हैं, इसके कारण हमारे शरीर को रोग होता है। तो उन कारकों को शरीर से आने में रोकता है ये एंटीजन, जो प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं वो रोकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 88 है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? चूँकि जो ओ है ये सर्वदाता वर्ग का होता है, ओ नेगेटिव जो होता है ये सर्वदाता वर्ग का होता है। तो ये किससे रक्त ले सकता है? चूँकि दे तो सबको सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? ध्यान में रखेंगे तो केवल ओ से ले सकता है। और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, वो किसी से भी ले सकता है। आगे प्रश्न नंबर 89 है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं, यहीं पे संपन्न होती है श्वसन क्रिया। आगे प्रश्न नंबर 90 है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसका सही जवाब है पाइरुविक एसिड का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। आगे प्रश्न नंबर 91 है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो इसका सही जवाब है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है गुर्दे, किडनी बोलते हैं इसको, अगर आप देखें तो किडनी बोलते हैं। ये गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट जो है, इकाई जो है वो नेफ्रॉन है। महीन महीन धागे के समान संरचना होती है। आगे प्रश्न नंबर 92 है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है मूत्र में। मानव मूत्र में यूरिया की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 93 है अधिकतम पोषक तत्व, पोषक गलत लिख गया है, पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है छोटी आंत में। पोषक तत्वों का सर्वाधिक पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। आगे प्रश्न नंबर 94 है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। कभी कभी पूछेगा कि टाइलिन क्या है, एंजाइम है कि हार्मोन है? तो एंजाइम है। आगे प्रश्न नंबर 95 है पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त जो है वो पित्ताशय में जमा होता है। आप गलती नहीं करेंगे, यकृत नहीं है इसका जवाब, पित्त जो होता है पित्ताशय में। आगे प्रश्न नंबर 96 है पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय की गति को मापने वाला है ये 96 नंबर का जो प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है हृदय। एक प्रश्न पूछता है कि ईईजी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ईईजी का मस्तिष्क से है। ईसीजी का संबंध किससे है? तो हृदय से। आगे प्रश्न नंबर 97 है रुधिर दबाव, ब्लड प्रेशर का मापक यंत्र कौन है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी स्फिग्मोमैनोमीटर। बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में। प्रश्न नंबर 98 है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है धमनी से। नाड़ी दर जो है वो धमनी से मापा जाता है। आगे प्रश्न नंबर 99 दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है? जाहिर सी बात है बढ़ जाता है। आगे प्रश्न नंबर 100 है मानव रुधिर का पीएच मान पूछ रहा है कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 7.4। रक्त जो होता है क्षारीय होता है, अगर 7 से ऊपर है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है, अगर 7 पर है तो उदासीन है। तो रक्त का जो रुधिर रक्त जो है उसका पीएच मान 7.4 है। जल का जो पीएच मान, जल चूँकि उदासीन होता है, रंगहीन गंधहीन होता है, तो उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। आगे प्रश्न नंबर 101 है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य
कौन करता है? तो इसका सही जवाब है जो तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन एक ही चीज़ है, ये रुधिर बैंक का कार्य करता है। आप ध्यान देंगे कि आरबीसी की कब्रिस्तान भी इसको बोलते हैं प्लीहा को, और ब्लड बैंक भी है, रुधिर बैंक भी। आगे प्रश्न नंबर 102 है। 102 नंबर का प्रश्न जो है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो रक्त में जो धातु पाई जाती है वो लोहा, आयरन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 103 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है डायलिसिस। डायलिसिस जो है वो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रश्न नंबर 104 है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। प्रश्न नंबर 105 है, डायनासोर क्या थे? तो इसका सही जवाब है मेसोजोइक सरीसृप। ये सरीसृप वर्ग के जीव थे जो मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। उल्का, इजिप्टा नाम के उल्का पिंड का जब पृथ्वी से टकराना हुआ तो डायनासोर ख़त्म हो गए, क्योंकि उस उल्का के टकराने के बाद पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी इत्यादि आए, जिसके कारण जो पृथ्वी की ऊपरी परत है एक तरीक़ा से वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो जितने बड़े जीव थे सब खत्म हो गए, जो छोटे जीव थे तो वो सभी बचे रह गए, क्योंकि उस समय भोजन इत्यादि की समस्या क्रिएट हो गई थी, उत्पन्न हो गई थी। तो बड़े जीव भोजन नहीं पा सकते थे और मारे भी गए अधिकांश जीव, लेकिन छोटे जीव जो कि कम अनाज से ही उनका काम चल सकता है वो बचे रह गए। और इन्हीं छोटे जीव से, जैसे बंदर, चूहे इत्यादि, तो आप देखेंगे कि मानव का जो उद्विकास होता है, उद्भव होता है, वो कपि से होता है। तो ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 106 है, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब है गुंजन पक्षी। हमिंग बर्ड भी जो है, हमिंग बर्ड वो सबसे छोटा पक्षी होता है। आगे प्रश्न नंबर 107 है, हमिंग बर्ड को ही गुंजन पक्षी बोलते हैं। 107 नंबर का जो प्रश्न है, आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? तो इसका सही जवाब है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। विकल्प नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 108 है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो स्तन ग्रंथियाँ तो होती ही हैं, श्वेत ग्रंथियाँ भी होती हैं, 4 कोष्ठीय हृदय। पूछता है कि हृदय, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। तो विकल्प नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 109 है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 109 में देखेंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगें, इसी के कारण चमगादड़ जो होते हैं वो अंधेरे में उड़ पाते हैं। अगर ये नहीं होते तो चमगादड़ एक ही जगह बने रहते, वो उड़ नहीं पाते। प्रश्न नंबर 110 है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो इसका सही जवाब है मेढक। मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। काफ़ी अजीब सा प्रश्न है, लेकिन ध्यान में रखना है। मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। प्रश्न नंबर 111 है, मैमथ पूर्वज है किसके? इसका सही जवाब है हाथी। मैमथ, ये एक मूवी देखने के दौरान हमें भी पता चला और हमेशा के लिए याद हो गया है कि मैमथ जो है वो पहले बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे। हाथी आज जो हम देख रहे हैं इससे कई गुना बड़े होते थे, वो हाथी थोड़े बड़े होते थे, तो उन्हें मैमथ बोला जाता था। सभी जीव छोटे होते जा रहे हैं। आप देखेंगे अपने आसपास, पहले के लोग कितने बड़े बड़े होते थे, अब सारे लोग छोटे कद के हो रहे हैं। कुछ लोग बड़े कद के होते हैं, मैक्सिमम लोग छोटी कद के हो रहे हैं। आगे प्रश्न नंबर 112 है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो इसका सही जवाब है दूसरा कृंतक जो होता है। दांतों का प्रकार है, ये रत्नक हो गया, अग्र चवर्णक हो गया, चवर्णक, कृंतक। तो दूसरा कृंतक जो होता है वो हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। हाथी का एक दांत होता है दिखाने वाला, एक दांत खाने वाला, वही बात है। तो जो गजदंत के रूप में बदलता है, यानी हाथी का जो सूंड आप देखते हैं, ट्रंक, वो दूसरा कृंतक होता है। आगे प्रश्न नंबर 113 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका सही जवाब है 8। मनुष्य की सबसे छोटी जो हड्डी होती है, अस्थि जो होती है, वो कान में होती है, स्टेपीज। और सबसे बड़ी जो अस्थि जो हड्डी है वो जांघ में होती है, फीमर हड्डी। आगे प्रश्न नंबर 114 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, एसएससी इत्यादि का ये काफ़ी CGL UGL का बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये।
टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है, पैर में। प्रश्न नंबर 115, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रश्न नंबर 115 का जो सही जवाब है वो डार्विन है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन पूरा नाम है इनका। प्रश्न नंबर 116 है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीविता ये सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने, और ये एक बुक याद रखेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये पुस्तक लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। आगे प्रश्न नंबर 117 है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका सही जवाब है जल से। जल से उत्पत्ति हुई है जीवन की। प्रश्न नंबर 118 है, मनुष्य में अवशेषी अंग कहाँ है? तो इसका सही जवाब है कर्ण पल्लव पेशियाँ जो है अवशेषी अंग है। प्रश्न नंबर 119 है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? फाइलेरिया नामक रोग होता है, तो इसका सही जवाब है वुचेरिया वेनक्राफ्टी द्वारा फाइलेरिया नामक रोग होता है। फाइलेरिया विकल्प नंबर 20 सही है। प्रश्न नंबर 120 है, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो कोई नेत्र नहीं होता है कछुआ में, आश्चर्यजनक प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे, केचुए में आंखें नहीं होती हैं। आगे प्रश्न नंबर 121 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो कुल 6 टांगें होती हैं कीटों की, आप ध्यान रखिएगा, कीटों की जो टांगें होती हैं वो 6 होती हैं, तो 3 जोड़ी टांगें होती हैं, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 122, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर जो मच्छर है वो कौन सा है? प्रोटोजोआ। तो प्रश्न नंबर 122 का जो सही जवाब है वो सैंड फ्लाई। तो कालाजार का जो वाहक है वो सैंड फ्लाई मच्छर है। प्रश्न नंबर 123 है, संसार में किन जीवों की संख्या सर्वाधिक है? किस वर्ग के जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है मछली वर्ग, मत्स्य वर्ग, इनकी संख्या सर्वाधिक है और इनका निवास स्थान महासागरों में आप देखेंगे सर्वाधिक। प्रश्न नंबर 124, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? शार्क सबसे खतरनाक मछली होती है, इसमें हड्डियां जो होती हैं वो एक भी नहीं होती हैं, 0 हड्डियां होती हैं, देखने में तो लगेगा कि हड्डी ही हड्डी है लेकिन हड्डी नहीं है वो। प्रश्न नंबर 125 है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है 125 नंबर वाला। लिस्टर जो है वो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। प्रश्न नंबर 126 है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? जो आप एंटीबायोटिक देख रहे हैं आज, तो प्रथम बार एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रश्न नंबर 127 है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो इसका सही जवाब है लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, रक्त समूह की खोज करने वाले, आविष्कार करने वाले। आविष्कार और खोज में यही अंतर है कि पहले से उपस्थित चीज़ों को यदि आप पा जाते हैं, खोज देते हैं, उसको खोज कहते हैं। यदि आप पहले से उपस्थित चीज़ों से ही कोई नई चीज़ बना देते हैं जो पहले से नहीं है, तो उसको आविष्कार बोलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 128 है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब है तलवे पर, जो पैर का तलवा होता है वहाँ सबसे मोटी होती है त्वचा। आगे प्रश्न नंबर 129 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लाइक्राइमल ग्रंथियाँ कहाँ स्रावित होती हैं? तो इसका सही जवाब है आंसू। लाइक्राइमल ग्रंथियाँ आंसू से संबंधित है। आगे प्रश्न नंबर 130 है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है ये प्रश्न, एसएससी लेवल के एग्ज़ाम में इस प्रश्न की पुनरावृत्ति देखी गई है। तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो न्यूरॉन है। गुर्दे की जो इकाई है वो नेफ्रॉन है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 131 है, ये भी प्रश्न ठीक है, किस ऊतक के मतलब जो नख, खुर और सींग होते हैं वो किस ऊतक के बने होते हैं? तो इसका सही जवाब है केराटिन, कहीं कहीं कैरोटीन देगा, तो केराटिन के बने होते हैं नख, खुर और सींग, पशुओं को में पाए जाते हैं ये। हमारे भी जो नख है, नाखून है, वो केराटिन के बने होते हैं। आगे प्रश्न नंबर 132 है, रक्त क्या होता है?
पूछ रहा है कि रक्त क्या होता है, तो यह एक संयोजी ऊतक है। रक्त जो है ये संयोजी ऊतक है। प्रश्न नंबर 133 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है वाटसन और क्रिक, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। आगे प्रश्न नंबर 134 है, मनुष्य में नर का जो गुणसूत्र होता है वो सम्मिश्रण होता है। प्रश्न करता है कि कौन सा गुणसूत्र होगा, तो पुरुष होगा। तो इसका सही जवाब है XY। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे इसको। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इसे पूरा देखें और इसको अन्य लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें, सपोर्ट करें। तो इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है 135 नंबर का, जीन शब्द किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब है WL जोहानसन। शॉर्ट नेम ही देता है मैक्सिमम बार। जोहानसन ने जीन शब्द बनाया था। काफ़ी लंबा वीडियो रहा है ये। प्रयास करेंगे कि एक बार शुरू करने के बाद वीडियो को पूरा देखेंगे। और अच्छा, अगर इसके संदर्भ में कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना सुझाव संप्रेषित करें और वीडियो को अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।